आधुनिक युग में विदिशा की क्या विशेष उपलब्धि है? मध्य प्रदेश से आने वाले कोई 5 ऐसे व्यक्तित्व जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति बाध्य हैं उस सलाह मानने को लेकर? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए शिवानी। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शिवानी राय है। मैं विदिशा जिले के गंजवासुदा की रहने वाली हूँ। सर, मैं एक कृषक परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गंजवासुदा से हुई है। उसके पश्चात उच्च शिक्षा भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान से बीएससी गणित विषय में मैंने किया है। सर, ये मेरा तीसरा साक्षात्कार है। इससे पूर्व 2022 में मेरा चयन जनपद सीओ की पोस्ट पर हुआ है और सर इससे पहले मैं 1 वर्ष तक पटवारी के पद पर कार्यरत रही हूँ। अच्छा जी, तो आपने गणित में बीएससी किया 2019 में? जी सर। अच्छा, तो गणित याद है, भूल गई है सब? सर, कुछ कुछ याद है। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में और प्रशासन में भी बहुत गणित भिड़ाना पड़ता है। इस अभिव्यक्ति का क्या तात्पर्य है? सर, गणित भिड़ाना एक मुहावरा जैसा बन गया है। सॉरी, नहीं सुना है कभी? अच्छा, आपने लिखा है कि आप जनपद पंचायत में सीईओ हैं, लेकिन फिलहाल आप भोपाल में पदस्थ हैं। सर, अभी हमारा प्रशिक्षण चल रहा था। 9 जुलाई को वहाँ से हम फ्री हुए हैं। उसके बाद सर मैंने थोड़ा समय ले लिया इंटरव्यू के कारण। मेरी ज्वाइनिंग बैतूल में है, तो 21 को मैं ज्वाइन बैतूल चली जाएंगे आप? ठीक है। वाल्मी क्या है? सर, वाल्मी एक प्रशिक्षण संस्थान है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। सर, ये मुख्यतः प्रशिक्षण देता है जो जल से संबंधित हैं, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जो सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको। एनआरईजीएस में भी, जिसको पॉपुलरली एमएन नरेगा कहते हैं, जल संचय और जल संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभी क्या स्थिति है उसकी? सर, मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत जो जल संवर्धन अभियान है सर, उसमें जल निकाय, कूप और सर डगवेल, रिचार्ज पिट, इन सब का सरकार का मुख्य फोकस जा रहा है सर जल के संरक्षण को देखते हुए। और इसमें मुख्य जो श्रम लिया जा रहा है वो मनरेगा के तहत लिया जा रहा है। 2006 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अब 2025 है, लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। मध्य प्रदेश की क्या उपलब्धियां हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर, मनरेगा कार्यक्रम एक बहुत ही सफल कार्यक्रम के तौर पे मैं देख सकती हूँ। सर, इसने जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको रोजगार की गारंटी दी है। और सर जैसे कि कोविड के समय पे ये योजना ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है और जो श्रमिक हैं उनको रोजगार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जल संरक्षण की दिशा में क्या उपलब्धि है? जल संरक्षण की दिशा में सर मध्य प्रदेश जो है वो जल संवर्धन अभियान के तहत बहुत अग्रणी है। इसमें हमने लगभग 5000 प्लस अमृत सरोवर, और सर काफ़ी अच्छा हम इसमें कर रहे हैं। अच्छा, अमृत सरोवर किसको कहते हैं? अमृत सरोवर सर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, सरकार का लक्ष्य है। हर जगह में, मतलब हर जिले में? हर जिले में सर, हर जिले में 75 अमृत सरोवर का टारगेट है जल संचयन के लिए। तो उसको अमृत सरोवर क्यों कह रहे हैं? सर, उनका नाम है क्योंकि जल तो अमृत के समान ही है। अच्छा, ठीक है। आप रहने वाली हैं विदिशा की। जी सर। विदिशा का इतिहास में बड़ा नाम है। कितना पुराना स्थान है ये? क्या सबसे पुराना जिक्र कब आता है इसका? सर, विदिशा का सबसे पुराना जो हम देख सकते हैं सर, जो राजा राम इक्ष्वाकु वंश, उनके जो शत्रुघ्न थे उनके पुत्र शत्रुघाती ने यहाँ पर शासन किया है। इसका जिक्र हमको मिलता है सबसे पुराना। उसका जिक्र साहित्यिक स्रोतों मिलता है। जी सर। पुरातात्विक स्रोतों में इसका साक्ष्य कब मिलता है? सर, सम्राट अशोक के समय, मौर्य काल का हमको सबसे पुराना मिल सकता है। विदिशा में एक स्तंभ भी है। जी सर, गरुड़ स्तंभ। वो कितना पुराना है? सर, गरुड़ स्तंभ जो है वो सर शुंग वंश के समय जो राजा थे भागभद्र, उनके समय ग्रीक के राजा एंटियालकिट्स, उनके राजदूत आए थे, उन्होंने ये बनवाया। शुंग वंश का शासन कब था? सर 75 BC से लेकर सर। उसकी स्थापना किसने की थी? सर, शुंग वंश की स्थापना सर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अच्छा, वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग सर, इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में रही थी। और सर जो शुंग, सॉरी सर, अग्निमित्र थोड़ा सा बोल रही हूँ।
कोई बात नहीं। आधुनिक युग में विदिशा की क्या विशेष उपलब्धि है? सर आधुनिक युग में यदि हम देखें तो सर कृषि के क्षेत्र में विदिशा का नाम हम सुनते हैं। विदिशा में जो सरबती गेहूँ है, विदिशा और सीहोर, उसको सर जीआई टैग मिला है। और सोयाबीन उत्पादन में भी विदिशा अग्रणी रहता है। कैलाश सत्यार्थी जी का कोई संबंध इससे है? जी सर कैलाश सत्यार्थी हमारे विदिशा क्षेत्र के हैं। इनको बचपन बचाओ आंदोलन में और जो बाल श्रम है मुक्ति के लिए इन्होंने कार्य किया है। इसके लिए इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मेरा अंतिम प्रश्न है, सम्राट अशोक का भी विदिशा से कोई संबंध बताया जाता है, वो क्या था? सर सम्राट अशोक जब उज्जैन में राज्यपाल के रूप में थे तो जब वो विदिशा आए थे तो उनका यहाँ महादेवी जो कि एक धनी व्यक्ति थे, उनकी पुत्री से विवाह हुआ था और सांची के स्तूप जो उन्होंने यहाँ पर बनवाए थे, इस परिप्रेक्ष्य में उनका नाम हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शिवानी, सर से बात करते हुए गरुड़ स्तंभ की चर्चा हुई। गरुड़ स्तंभ बनवाया किसने था? मैम ग्रीक राजा थे, उनके राजदूत का नाम था एंटियालकिड्स। अच्छा, उन्होंने। ठीक है। और स्थानीय लोग उस स्तंभ को क्या कहते हैं? खाम बाबा। क्यों? मैम वो विष्णु भगवान से संबंधित है और एक खम्भे की तरह दिखता है तो उसका स्थानीय स्तर पे नाम खाम बाबा पड़ गया। अच्छा, तो उस खंभे पे कुछ लिखा हुआ है? गरुड़ भगवान जो बाज, उनका चित्र, मतलब सिर्फ चित्र बना हुआ है, कुछ और भी लिखा हुआ है? आपने देखा है कभी? नहीं देखा। गरुड़ स्तंभ नहीं देखा आपने विदिशा में रहते हुए? तो बड़ी अनोखी बात है। अच्छा, उदयगिरी की पहाड़ियाँ देखी? अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए। मैम उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। मैम इसमें जो मुख्य वो है वो 5वीं है जिसमें हमको बराह अवतार देखने को मिलता है। इसके साथ में इन्हीं पहाड़ियों के पास में भगवान आदिनाथ की भी एक मूर्ति मिलती है। और मैम जो प्रथम गुफा है उस पे गणेश भगवान का चित्र है और ऐसा माना जाता है कि ये लगभग सबसे पुराना जो गणेश भगवान की आकृति उकेरी गई है। अच्छा, वो तो भोपाल रेलवे स्टेशन से अगर किसी को उदयगिरी की पहाड़ियाँ देखने जाना हो कितना दूर पड़ेगा? मैम लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। 70 से 75 किलोमीटर। और सांची से फिर 5-6 किलोमीटर दूर उदयगिरी। अच्छा, ठीक है। सांची देखा आपने? यस मैम। सांची के बारे में कुछ बता सकती हैं? सांची मैम बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। और कौन कौन से स्तूप हैं भारत में सांची के अलावा बौद्ध स्तूप? मैम एमपी में ही काफी सारे हैं। भरूच स्तूप हैं, अशोकनगर में गुना के पास, ये एमपी के बाहर तुमैन के स्तूप हैं। कोई बात नहीं। शिवानी, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है हमारा, उसकी प्रमुख अभी किसी महिला को नियुक्त किया गया और पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया। कौन है वो महिला? उनका क्या नाम है? मैम मैंने पढ़ा है लेकिन अच्छा, आप याद नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं। आपका जो नाम है ना, आपके नाम की एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हुई हिंदी साहित्य में, आप जानती हैं उनके बारे में? बताइए। मैम वो उत्तराखंड की एक कवित्री हैं, उनका नाम शिवानी है। शिवानी जी कविताएं लिखती थी? यस मैम। अच्छा, हैं या थी? सॉरी, आपको जानकारी नहीं? बीके शिवानी जी के बारे में जानकारी है आपको? यस। बताइए। मैम ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं। किस संस्था से संबंधित हैं? हार्टफुल मैम। ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्मा कुमारी जी। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है शिवानी, मध्य प्रदेश से आने वाले कोई 5 ऐसे व्यक्तित्व जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? मैम राजनीति के क्षेत्र में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका संसदीय क्षेत्र विदिशा रहा है। उन्होंने मैम जो कृषि के क्षेत्र में जो किया है, खासकर मध्य प्रदेश में। ठीक है, शिवराज जी। तौर पर दूसरा मैम किसी भी काल का हो सकते हैं, इतिहास से लेके अब तक। यस मैम। महिलाओं में मुझे अहिल्याबाई, जो उनका जन कल्याणकारी प्रशासन रहा है। और इसके अलावा मैम, अच्छा छोड़ते हैं, सुषमा स्वराज जी ने भी विदिशा से चुनाव लड़ा था, कब लड़ा था? ठीक, थैंक यू सर। शिवानी, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल महोदय की शक्तियों को सीमित कर दिया था किसी संदर्भ में, जानकारी है आपको इस मामले के बारे में? बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपाल का जो विधेयक को आरक्षित करने की समय सीमा को निर्धारित करने पर कहा था कि एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कब तक हम बिल को रोक सकते हैं। ठीक है। हमारा संविधान राज्यपाल को एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के रूप में देखता है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस किस्म के जो कदम उठाए जाते हैं वो आपको ठीक लगते हैं?
सर चूँकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हमारे यहाँ तीनों को पृथक पृथक शक्तियाँ हैं और तीनों चेक एंड बैलेंस पे काम करती हैं। चूँकि सर राज्यपाल जो है एक स्वतंत्र पद है और कभी कभी प्रशासन और शासन में कई मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिसमें डिले हो जाता है। न्यायपालिका में भी काफ़ी लंबा समय ऐसा हो जाता है। तो सर एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि बिल को ना रोका जाए, जल्दी से जल्दी पास किया जाए, लेकिन सर एक बाउंड्री नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि ये प्रशासनिक मामले होते हैं तो कभी कभी नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श और सोच समझकर फैसला लेने में देर हो जाती है। ठीक है, क्या आप हमें बता सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस प्रावधान का सहारा लिया था ये दिशा निर्देश जारी करने से? सर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 163। नहीं, 142 के बारे में सुना है? यस सर। कंप्लीट जस्टिस? यस सर। हाँ, तो 142 के अंतर्गत। यस। हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे हैं। 14 सवालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहती हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सवाल भेजे गए हैं? सर अनुच्छेद 143। 143 बिल्कुल ठीक बता रही है। तो राष्ट्रपति के पास ये जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की, इसके बारे में क्या जानती हैं आप? किस प्रकार का परामर्श दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? सर केवल संवैधानिक मामलों पे। 2 आइटम है बेसिकली, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। सर एक में बाध्यकारी हैं और एक में अबाध्यकारी हैं। कौन सा बाध्यकारी है? सर मैं अभी याद नहीं आ रहा। सर अभी याद कोई नहीं, बात मैं नहीं। इसमें पढ़ूँ। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति बाध्य हैं उस सलाह मानने को लेकर या उस सलाह को मानने से मना भी कर सकते हैं? सब मना कर सकते हैं, बाध्य नहीं। मना कर सकते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के पद को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की सलाह पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति काम करेंगे। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई विशेषाधिकार होता है जहां वो मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए नहीं हैं? सर वो एक बार विचार विमर्श के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि वापस आता है तो फिर वो मानने के लिए बाध्य इसके होते हैं। अलावा और कोई सिचुएशन ऐसी हो? क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जहां लोकसभा चुनाव के बाद किसी विशेष पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या ऐसे में सरकार बनाने से संबंधित कार्रवाई में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है? जी सर। होता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? सर जब लोकसभा में सांसद सदस्य चुनकर आते हैं तो जब तक लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है सर जब जो भी सांसद हैं उनको शपथ दिलाना। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस प्रकार होती है? इलेक्शन होता है इनका? नहीं सर। तो कैसे नियुक्त किया जाता है? सांसद ही आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनेगा, तो एक तरीके का चुनाव ही हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। महाशिवरात्रि का त्यौहार किस अवसर पर मनाया जाता है? शिव जी की जो बारात कहते हैं सर, फरवरी के समय। अच्छा, तो शिव जी की शादी हुई थी उस दिन? सॉरी सर। बारात तो शादी में ही आएगा ना? यस सर, महाशिवरात्रि शायद सर शिव जी की बारात ही निकालते हैं उस दिन। तो इसका मतलब मैरिज एनिवर्सरी है ना शिव जी की वो? जी सर। अच्छा, तो उसको महाशिवरात्रि को शिव जी की शादी क्यों कहते हैं? पार्वती जी की नहीं मानेंगे? शिव पार्वती की शादी सर। शिव पार्वती, ठीक है। और भी किसी देवी देवता का मैरिज एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं? जन्मदिन हम किन किन देवताओं का मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं, और रामनवमी हम मनाते हैं, गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं। गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मदिन है शायद। और सर इतने ही याद बुद्ध है। जयंती भी मनाते हैं? बुद्ध जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं। मतलब गणेश जन्मदिन मनाने की परंपरा प्राचीन काल से है कि हमने ये आधुनिक काल में सीखा है? सर मुझे तो लगता है कि जन्मदिन मनाने की परंपरा जो है वो प्राचीन काल से ही रही है, क्योंकि भारत में जो जीवन है उसको हम एक उत्सव के तौर पर देखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो माता पिता और परिवार समाज हम सभी जन्म को एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं। हम शिव जी का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? क्योंकि सर शिव जी जो है वो आदि हैं, अनंत काल हैं, उनका जन्म का और उनका मृत्यु का कुछ पता नहीं है। अच्छा, मृत्यु उनकी हो गई है क्या? नहीं सर, मतलब वो अनादि हैं सर, अनंत हैं। उनका ना उनका प्रारंभ पता है ना उनका अंत पता है, इसलिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया शिवानी, अब जा सकते हैं। आइए आइए, बैठिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका शिवानी। आप आत्मविश्वास के साथ
आप बातचीत कर रही हैं। तथ्यात्मक तैयारी आपने महसूस किया है कहीं कहीं थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी कमोबेश आपने ज़्यादातर उत्तर अच्छे दिए हैं। तो यहाँ से इशारा, परसों ही आपका इंटरव्यू है। पिछली बार इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे? सर पिछली बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछे गए थे कि आप क्यों आना चाहती हैं पटवारी के पद को छोड़ के, आपको यदि डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है तो आप कैसे, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी। तो महिला, और मैंने कृषक बताया था, तो महिलाओं का सशक्तिकरण आप कैसे करेंगी, आप डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगी। सर ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अंक कितने दिए उन्होंने? सर 125। बढ़िया अंक था, तो उससे भी गुजारा नहीं हुआ? कितने अंक कम रह गए? सर 10-12 नंबर कम रह गए। अच्छा, ठीक ठीक नहीं पता लग पाया? यस सर। तो 10-12 तो बढ़ जाएंगे, परफॉर्मेंस आपका ठीक है। और हाँ, ये है कि आपकी दायित्व तो बढ़ गया है, सीईओ के पद पर हैं। हम लोगों ने वो सवाल जानबूझकर छेड़ा नहीं, हमें लगा कि आप तैयारी करके आई होंगी। पूरी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे तैयारी आपकी होनी चाहिए, जिला नियोजन समिति के बारे में होनी चाहिए, जिला परिषद और जिला नियोजन समिति के संबंध पे जाने तैयारी होनी चाहिए। जिला स्तर पर एक ग्राम विकास एजेंसी कार्य करती है, जिला ग्राम विकास एजेंसी, DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। जो प्रारंभिक कल्पना थी सामुदायिक विकास योजना जब 1952 में शुरू की गई थी, तो वो पूर्णतः सफल नहीं हुई। बलवंत राय मेहता जी ने ये कहा कि जन संवाद नहीं हो पा रहा था, मतलब जन संपर्क के अभाव में ये कारगर नहीं हो पाया। तो पंचायती राज संस्थाओं का गठन उन्होंने इसी आधार पर सिफारिश की थी कि उन संस्थाओं में जनप्रतिनिधि होंगे, वो प्रशासकों के साथ तालमेल करेंगे। तो अब उसमें आपकी केंद्रीय भूमिका है। सीईओ का काम जो है वो यही है कि हम जनप्रतिनिधियों से और प्रशासकों से, प्रशासक जिनमें पेशेवर कौशल है और तकनीकी ज्ञान है, और जनप्रतिनिधि जिनमें जन भावनाओं की समझ है, तो जन भावना के अनुसार हम कैसे योजना बनाएं निचले स्तर से। तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो की पूरी अभिकल्पना इस पर है, और उसमें आपकी भूमिका है। तो उधर से सवाल मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पूछ सकते हैं, लेकिन चूँकि आपने कहा कि आप प्रशिक्षण ले रही हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसकी तैयारी आपकी होगी। अगर नहीं है तो आज 1-2 घंटा उसमें समय लगा के, उपलब्ध है, सारी सूचनाएं उपलब्ध है, कर लीजिएगा, या अपने मंत्रालय में चले जाइएगा, मंत्रालय की वेबसाइट पर तो प्रारूप मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो आपने जवाब दिया, चाहे मनरेगा का जवाब हो, चाहे इतिहास की ज़्यादातर जवाब आपने अच्छे दिए हैं। स्तंभ के बारे में जानकारी, उसमें क्या हेलियोडोरस का भी नाम आता है? हेलियोडोरस एंटियालकिड्स राजा थे और हेलियोडोरस ने बनाया, और मैंने दोनों बार गलत कह दिया। तो वो, इसका मतलब स्तंभ पर थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। उसमें एक अभिलेख लिखा है, वो अभिलेख बड़ा मूल्यवान माना जाता है इतिहास रचना के लिहाज से, तो वो सब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये भी पूछ सकते हैं कि किस धातु का बना हुआ है वो। ठीक है, आपके गंज बसौदा के पास एक शिव मंदिर है, उसका जो शिवलिंग है लगभग 8 फीट ऊंचा है, और वो लगभग वैसा ही है जैसा कि भोजपुर वाला है। तो तुलना भी पूछ सकते हैं। शिवानी नाम होने के चलते उस डायरेक्शन में भी बहुत सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। हमने कई सवाल आपसे पूछे, आपने जवाब दिया। शिवानी जी की कविता मैंने अभी तक देखी नहीं है। सर कविता रही हैं, एक उत्तराखंड की हैं, और वो काफ़ी, मतलब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, गुजराती, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, हिंदी, इनमें कभी लिखी हैं। और सर ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया, तो मुझे अभी उनकी एक भी कविता याद नहीं आ रही। अच्छा, तो एक दूसरी शिवानी भी होंगी, क्योंकि हम जिस शिवानी को जानते हैं वो कई उपन्यास उन्होंने नारीवादी विषय पे लिखा है, और उनकी एक पुत्री भी बहुत बड़ी नामी साहित्यकार हैं, हिंदुस्तान अखबार की वो संपादिका भी थी, मृणाल पांडे। तो वो सब देख लीजिए। ठीक है, बाकी बढ़िया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप में वो आत्मविश्वास, वो झलक आप में प्रशासक सुलभ जो झलक होती है वो है व्यक्तित्व में। ठीक है, कोई संशय या प्रश्न? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।